अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स कवर कर रहे थे जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने जनरलाइज एंजाइटी किया। अब फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और एबनॉर्मल फियर है, फोबिया है, फियर है और अवॉइडेंस है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा खौफ या फियर होता है या एबनॉर्मल फियर है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या सिचुएशन से, ठीक है। तो इंटेंस परसिस्टेंट फियर ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट या सिचुएशन, तो इसमें की कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा खौफ है, एंजाइटी है जब भी फोबिक स्टिमुलस से एक्सपोज होगा और उसको अवॉइड करेगा। डिसप्रोपोर्शनेट फियर होगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल डेंजर। ड्यूरेशन 6 माह से ज़्यादा रहेगा। तो सोशल फोबिया, ये फियर होता है ह्यूमिलिएशन का और एम्बेरसमेंट का सोशल सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेज फ्रेट, यूरिनेटिंग इन पब्लिक रेस्टरूम्स, ठीक है। तो वैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं फोबियास। एनिमल से खौफ है, स्पाइडर, डॉग से, स्नेक से। नेचुरल एनवायरनमेंट में ऊंचाई से, स्टॉर्म, पानी से किसी को होता है। ब्लड इंजेक्शन से भी हो सकता है, वेजोवेगल रिस्पॉन्स क्योंकि हो जाएगा, बीपी लो होगा, हार्ट रेट ड्रॉप करेगा, फेंटिंग हो सकती है। सिचुएशनल में जो है वो फ्लाइंग से या इनक्लोज स्पेस में जाने से, टनल, ब्रिजेस से खौफ। अदर्स में जो है चोकिंग या वॉमिटिंग, लाउड साउंड से, इनसे डिफरेंट जो हो सकती है, ठीक है। तो फोबिक, सोशल फोबिया यानी कि परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा जब भी प्रॉक्सिमल स्क्रूटिनी हो बाय अदर, तो उसमें एम्बेरसमेंट का फियर होता है या ह्यूमिलिएशन का, ठीक है। तो अब जो है स्पेसिफिक फोबियाज हैं। इट इज़ अ फियर ऑफ अवॉइडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल एनिमल का फियर है, लिजर्ड्स का, चिपकली का या स्पाइडर का। सिचुएशन का फियर है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यही होता है कि पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और इसमें डिसेंसिटाइजेशन करनी है। दैट इज़ के जो ग्रेडेड एक्सपोजर है फियर्ड ऑब्जेक्ट का या सिचुएशन का, ठीक है। फार्माकोथेरेपी में डिसेंसिटाइजेशन है, ग्रेडेड एक्सपोजर ऑफ फियर्ड ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो जिससे इसको खौफ है तो डिसेंसिटाइजेशन करेंगे। फार्माको में एंटी डिप्रेसेंट इसमें एजेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस होते हैं। बाकी बेंजोडाइजेपिन दिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए और स्टेज फ्राइट के लिए। स्टेज फ्राइट हम कहते हैं इसको, परफॉर्मेंस एंजाइटी को। ये तो कॉमन टाइप है सोशल एंजाइटी की, सोशल फोबिया, जिसमें ना बहुत ज़्यादा खौफ होता है, डिस्ट्रेस के हम ऑडियंस में कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसको स्टेज फ्राइट कहते हैं। खैर अगली टाइप है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक वाला जो होता है ना, इसमें रिकरेंट बार बार पैनिक अटैक होंगे, जो कि एपिसोड होते हैं एक्सट्रीम एंजाइटी के ही एपिसोड को हम पैनिक अटैक कहते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड फिजिकल सिम्टम्स भी होंगे। तो वुमेन में पैनिक अटैक ज़्यादा कॉमन होता है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें ना अक्यूट ऑनसेट के मोर देन 4 सोमेटिक सिम्टम्स होंगे जो कि पीक करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो इसमें से BCQ भी आया था, ये सारे जो है सिम्टम्स गिवन थे और इनमें से बताना था कि कौन सा जो है नहीं है इंक्लूडेड टू द पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में, कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो एक तो टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगी और पैनिक अटैक में टैकीकार्डिया भी होता है, हाइपर वेंटिलेट होगा, ठीक है। स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, डिजीनेस होगी, ठीक है, चेस्ट पेन रहेगा, फियर ऑफ डाइंग यानी फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम या फियर ऑफ डाइंग जिसको कहते हैं। एगोराफोबिया यानी कि इट इज़ अ फियर ऑफ अवॉइडेंस ऑफ प्लेसेस फ्रॉम विच द एस्केप वुड बी डिफ़िकल्ट इन द इवेंट ऑफ पैनिक सिम्टम, यानी उसको अवॉइड कर रहा है जहाँ से एस्केप करना भी मुश्किल है पैनिक के सिम्टम्स की वजह से। जो है इवेंट ऑफ पैनिक सिम्टम्स चल रहे हैं, उस टाइम पे जाना भी वहाँ से मुश्किल है, लेकिन तो उस जगह से जाने का खौफ जो है उसको अवॉइड करने का, उसको कहते हैं एगोराफोबिया, ठीक है। तो फियर ऑफ मरने का भी खौफ होता है पैनिक में, चेस्ट पेन होगा, डिजीनेस होगी, स्वेटिंग, हाइपरवेंटिलेट, टैकीकार्डिया। ट्रीटमेंट ये है कि इसमें पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, डिसेंसिटाइज करेंगे। फार्माकोथेरेपी में बाकी SSRI या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पे इसने डिफ्रेंशिएट किया जनरलाइज एंजाइटी को फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर से और पैनिक डिसऑर्डर से। जनरलाइज एंजाइटी जो ऑनसेट इसका परसिस्टेंट ही रहेगा, फोबिक वाली सिचुएशनल है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में। पैनिक वाला भी पैरोसिस्मल होता है, ऑन एंड ऑफ। बिहेवियर इनका, इसमें गुस्सा आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में। फोबिक में पेशेंट अवॉइड करेगा, पैनिक में वो स्केप कर जाएगा, भाग ही जाएगा। कॉग्निशन की मैं बात करूँ तो कॉग्निशन जो है वो वरी, पेशेंट परेशान होता है जनरल एंजाइटी में। फोबिक में उसको सिचुएशन का फियर होगा, पैनिक में उसको फियर होगा अगर सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम कौन से हैं? जनरलाइज एंजाइटी में हर वक्त सिम्टम रहेंगे, परसिस्टेंट एंजाइटी है, परेशानी है। और फोबिक में तो एक्सपोजर पे हो रहा है ना, कोई भी एक्सपोजर है तो फोबिया होगा, चिपकली देख ली तो फोबिया होगा।
तो पैनिक में जबकि एपिसोडिक होंगे, पैनिक अटैक एपिसोडिक होते हैं, ठीक है, ये सिम्टम थे पैनिक अटैक के, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। स्ट्रेस रिलेटेड में ASD, PTSD। ASD यानी एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये कैरेक्टराइज हुए हैं कि इसमें ना सिवियर एनजाइटी के ही सिम्टम होंगे जो किसी मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद हो रहे हैं। पेशेंट का कोई ऐसा हादसा हुआ, कोई ऐसा वाक़या हुआ, कोई मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद उसको जो है ना सिवियर एनजाइटी के सिम्टम्स होंगे, उनको ही ये कहते हैं। तो ASD यानी एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हम तब डायग्नोस करते हैं जब उसके सिम्टम मोर देन 2 डेज़ हों, 2 दिन से ज़्यादा जो है उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन वो लेस देन 1 मंथ है लगा है, तो उसको कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। मोर देन 2 डेज़ बट लेस देन 1 मंथ। तो ऑनसेट जो सिम्टम का विद इन 1 मंथ होता है ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट, जैसे ही हुआ तो उसके 1 महीने में इसके सिम्टम्स होंगे। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो हम तब डायग्नोस करेंगे जब सिम्टम मोर देन 1 मंथ लास्ट करें, वहाँ लेस देन 1 मंथ लास्ट करें, यहाँ मोर देन 1 मंथ अगर सिम्टम लास्ट कर रहे हो और उसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम जो है दिनों से महीनों उसको लगे थे, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। देन आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर ये वैसे किसी भी एज में हो सकता है PTSD। इसमें फ्लैशबैक होंगे, रिकरेंट इंट्रूसिव मेमोरीज ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट, ठीक है, यानी फ्लैशबैक आएंगे, ये एक तो इसमें क्लिनिकल फीचर है। ऑटोनॉमिक अरोजल यानी पैल्पिटेशंस होंगी, एंजाइटी होगी, इन्हेंस्ड स्टार्टल, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, यानी उस ट्रॉमेटिक इवेंट का नाइटमेयर आएगा। तो ये इसमें क्लिनिकल फीचर है। आई थिंक आई आल्सो हैव एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि मुझे भी ये सारे सिम्टम होते हैं, फ्लैशबैक आते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जो है सिम्टम हो रहे हैं ट्रॉमा रिलेटेड शॉर्ट टर्म, तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो इसमें क्योंकि ये फ्लैशबैक आ रहे हैं और ऑटोनॉमिक अरोजल यानी पैल्पिटेशंस होंगी, एंजाइटी, इन्हेंस स्टार्टल, इस तरह के सिम्टम होंगे, और स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, उस इवेंट का नाइटमेयर ख्वाब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है इसमें सपोर्ट ही है, डायरेक्ट एडवाइस और सपोर्ट फॉर द इमोशनल कैथारसिस, यानी इसमें साइकोथेरेपी करनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें ट्रॉमा फोकस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उसमें साइको एजुकेशन की जाएगी, और कॉग्निटिव कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और एक्सपोजर जो है उसमें ग्रेजुअल एक्सपोजर करना होगा ट्रॉमा रिलेटेड मेमोरीज़ का या रिमाइंडर्स का इन द सेफ थेरेप्यूटिक सेटिंग। फार्माकोलॉजिकल में मेडिकेशन दी जाती है, याद रखिए कि जनरली फर्स्ट लाइन नहीं, ये ASD में टेम्परेरी है, बाकी ऐसे सारा ही सिवियर एसोसिएटेड सिम्टम जैसे एक्यूट एंजाइटी, इंसोम्निया या इंटेंस डिप्रेशन के लिए किया जा सकता है, ऐसे सारे, ठीक है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में भी हम CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। फार्माको में बेंजोडाइज़ेपिन अरोजल को रिड्यूस करेंगे इन द एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अरोजल क्या था? ऑटोनॉमिक अरोजल था ना, पैल्पिटेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्टार्टल बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड, बस घूर रहा है किसी चीज़ को, स्टार्टल रिस्पॉन्स ज़्यादा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, हाइपर विजिलेंस यानी कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड, इरिटेबल या एंग्री आउटबर्स्ट होंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो उसमें बेंजोडाइज़ेपिन इसको रिड्यूस करेगा, और एंटी डिप्रेशन जो है मॉडरेट ही सक्सेसफुल होती है इन द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, जिसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो होता है ना, प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है मेजर स्ट्रेसर का। कोई ऐसा मेजर स्ट्रेस हुआ था, उसके नतीजे में एक प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिस्पॉन्स है, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ASD और PTSD से लेस सीवियर होता है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से कम सीवियर है। इसके क्लिनिकल फीचर ये है कि इसमें डिप्रेशन और या फिर एनजाइटी के सिम्टम्स होंगे, और ये जो सिम्टम होते हैं वो डेवलप करते हैं विद इन अ मंथ ऑफ द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस हुआ है तो उसके विद इन अ मंथ जो है ये वाले सिम्टम्स डेवलप होंगे। डिप्रेशन या एंजाइटी के भी हो सकते हैं। और एसोसिएटेड सिम्टम कैसे होंगे? गुस्सा आएगा, एंगर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर, अल्कोहल का यूज़, ठीक है। ग्रीफ रिएक्शंस फॉलोइंग द ब्रीवमेंट, यानी किसी बिलव्ड की जो है लव्ड वन की डेथ हो जाए तो ब्रीवमेंट के बाद जो है वो गम वाले ग्रीफ के रिएक्शंस होंगे। आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जिसकी भी अगर लव्ड वन की डेथ होती है तो ग्रीफ वाले इमोशंस है ना, वो भी एक किस्म का एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ही है। तो एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है क्योंकि वो ग्रीफ, तो इसलिए मैनेजमेंट यानी पर्सन इसमें हेल्प कोप नहीं कर पा रहा स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल स्ट्रेस या मेजर लाइफ चेंज के साथ, उसलिए होते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ये इमोशनल या बिहेवियरल सिम्टम ही है जो मेजर स्ट्रेस के नतीजे में हो रहे हैं। तो 3 माह तक होंगे, और इसमें मेल अडेप्टिव होते हैं, यानी अनहेल्दी और एक्सेसिव होते हैं, क्योंकि ये इमोशनल और बिहेवियरल हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं। और सिम्टम इसके जो है सोशल इम्पेयरमेंट कराएंगे इन द सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग।
तो या तो एक ऐसा कोई एक्यूट सिंगल इवेंट हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, मैरिटल सेपरेशन हुई, जॉब चली गई, तो उसमें होंगे। कंटिन्यूस ऐसा कोई है, कोई ऐसा जो है सीवियर कोई कैंसर या हार्ट डिजीज़ है, सीवियर इलनेस है, क्रोनिक परसिस्टेंट रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोलॉन्ग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, डेवलपमेंटल है, जैसे कि एक्यूट हो गया, कंटिन्यूस दूसरा डेवलपमेंटल, यानी किसी न्यू सिटी जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, गेट न्यू सिटी में जाना, न्यू यूनिवर्सिटी, शादी होना, बिकमिंग अ पेरेंट, तो ये भी जो है इसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, विथ डिप्रेस मूड, विथ एंजाइटी, विथ मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेस मूड, विथ डिस्टर्बेंस ऑफ द कंडक्ट। इसको डायग्नोस करने का ये है कि इसमें तो ना सिम्टम 3 मंथ के अंदर हुए होंगे, ऑफ द स्ट्रेस इवेंट हुआ उसके 3 माह के अंदर जो है इसमें सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। और मेल एडेप्टिव रिएक्शन होता है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होगा आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ स्ट्रेस, और फंक्शनिंग जो है उसकी इम्पेयर होगी। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। और ट्रीटमेंट इसमें यही होता है, सपोर्टिव थेरेपी होती है, ठीक है, साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सपोर्ट थेरेपी, फैमिली या ग्रुप थेरेपी, ठीक है। मेडिकेशन में एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दी जाएंगी, और सीवियर एंजाइटी के लिए बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो सीवियर डिप्रेशन के लिए, वैसे फर्स्ट लाइन तो नहीं है मेडिकेशन, शॉर्ट टर्म जो है इसको मैनेज करेंगे, ठीक हो गया। तो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो उनकी स्लीप को जो है ऐड कर सकती है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, विच इज़ अ सोमेटोफॉर्म एंड फैक्टिशियस डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म या फैक्टिशियस डिसऑर्डर में याद रखें कि सबसे पहला सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें फिज़िकल यानी कि सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं जो कि मेडिकली एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। ऐसे सोमेटिक या फिज़िकल सिम्टम होंगे जो विच आर नॉट मेडिकली एक्सप्लेन। तो पेशेंट का कॉन्शियस कंट्रोल जो नहीं होता, ठीक है, पेशेंट का अपना कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता उसके सिम्टम पे। अगर सिम्टम कॉन्शियसली प्रेजेंट है तो फिर वो फैक्टिशियस होगा, यानी वो जानबूझ के ऐसे सिम्टम्स कर रहा है, तो इसीलिए इसमें अपना होश नहीं होता, अपना कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, उसको कहते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, ठीक है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो याद रखें कि इसमें वन और मोर क्रोनिक डिस्ट्रेसिंग सोमेटिक सिम्टम्स होंगे। ओके गाइस, तो मैं पढ़ रही थी, किसी मैम ने मुझे ये टॉपिक्स दिए ना इस, ठीक है। तो हम पढ़े थे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। अच्छा गाइस, मैं इसको बिल्कुल गलती से खाने वाली थी और मुझे याद आ गया कि मेरा रोज़ा है। खैर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ना एक या ज़्यादा सोमेटिक सिम्टम्स होंगे, यानी सिम्टम जो हैं डिस्ट्रेसिंग होंगे या सिग्निफिकेंट डिसरप्शन करा रहे हैं डेली लाइफ की। जो फिज़िकल सिम्टम इटसेल्फ हो भी सकते हैं या मेडिकली एक्सप्लेनेबल नहीं भी होते। इसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थॉट्स होंगी, फीलिंग या बिहेवियर, यानी पर्सन को एटलीस्ट ये 6 माह तक होने चाहिए, या तो उसको परसिस्टेंटली हाई लेवल एंजाइटी रह रहा है, या एक्सेसिव टाइम और एनर्जी, या डिसप्रोपोर्शनेट एंड परसिस्टेंट थॉट्स आ रही हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर ये है कि सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है, सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, बाकी भी हैं। सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन में ना सोमेटिक सिम्टम होंगे जो कि बॉडीली ऑर्गन्स के रेफरेबल होते हैं, और वो लार्जली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होंगे, ठीक है। सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, तो उसमें कार्डियोवास्कुलर में कार्डियक न्यूरोसिस होगा, रेस्पिरेटरी में साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में साइकोजेनिक वॉमिटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और तो ये सिम्टम्स होंगे, ठीक है। सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हम कहते हैं। तो यही बॉडीली ऑर्गन से रिलेटेड होंगे ये सोमेटिक सिम्टम जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, वो वाले सिम्टम हमने देखे। तो इनका ट्रीटमेंट यही है कि इसमें एंटी डिप्रेशन दिया जाएगा और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ही की जाती है, ठीक है। दूसरा सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें ना सिवियर किस्म का परसिस्टेंट पेन रहता है जो कि एडिक्वेटली मेडिकल कंडीशन से एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो ऐसा बस पेन रह रहा है। तो सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर में फिर हमें एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देनी होती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन या SSRI जैसे डिलॉक्सिटीन देंगे। एंटी कन्वर्जन में हम गाबापेंटेन, कार्बामाज़ेपिन, प्रीगैबलिन ये भी दे सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी होगी, और मल्टी डिसिप्लिनरी पेन मैनेजमेंट टीम्स भी जो है इसमें यूज़फुल होती हैं, ठीक है। देन आता है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, CFS। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फटीग हो जाती है, थोड़ा सा काम किया, मिनिमल फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन के बाद इनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फटीग होगी, मिनिमल फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन के बाद, और पुअर कंसंट्रेशन हो जाएगी, डिजीनेस होंगे, मसल एक होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी। तो उसको कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। ये बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन को ही मिमिक कर रहा होता है, ऐसे लग रहा है कि इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस हुआ है या इन्फ्लुएंजा या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसमें ट्रीटमेंट यही होता है कि हमने इसमें ग्रेडेड एक्सरसाइज पेशेंट में करनी होती है विद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी,
एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या SSRIs। एंटी कन्वर्जेंस ले सकते हैं लाइक गाबापेंटिन एंड प्रीगैबलिन, ठीक है। यही इसमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है। एक और है कन्वर्जन डिसऑर्डर, इसका भी BCQ आया था कि कन्वर्जन डिसऑर्डर याद रखिए, इसमें ना लॉस ऑफ ओरिएंटेशन होती है, लॉस होगा या डिस्टोर्शन हो जाएगा मोर देन वन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, जो कि फुली एक्सप्लेन नहीं हुआ बाय द ऑर्गेनिक डिजीज़। कोई ऐसी ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है, लेकिन मोर देन वन न्यूरोलॉजिक फंक्शन उसका लॉस हुआ है या डिस्टोर्ट हुआ है। तो इसकी एटियोलॉजी तो अननोन होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रिसेंट हादसा हुआ होता है, स्ट्रेस होता है विद दिस एडवर्स चाइल्डहुड, ठीक है। तो उसमें एक्सपीरियंस इंक्लूड फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़, तो उनको ये कन्वर्जन डिसऑर्डर होगा, यानी उनका लॉस हो जाएगा या डिस्टोर्शन होगी मोर देन वन न्यूरोलॉजिक फंक्शन की, कोई ऐसे चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से, सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई ऐसा स्ट्रेस की वजह से। तो जैसे सेंसरी में कौन सा न्यूरोलॉजिक इफेक्ट होगा, एनेस्थीसिया हो रहा है, पैरेस्थीसिया या डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसी तरह मोटर अगर है, मोटर में उनका गेट का डिसऑर्डर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, टिक्स हो सकते हैं, ट्रेमर्स हो सकते हैं, ठीक है। सीजर सिस्टम में उनको सूडो सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह याद रखें कि इनको जो है वो मेमोरी अफेक्ट हो सकती है, मेमोरी में डिसोसिएटिव एमनेसिया हो सकता है। प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन, प्राइमरी गेन होता है कि कीप्स द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड द पेशेंट अवेयरनेस, ठीक है। जबकि सेकेंडरी गेन में बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम बीइंग सिक, बीमार रह के फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है। लाबेले इंडिफरेंस, यानी पेशेंट सीम अनकंसर्न्ड अबाउट द इम्पेयरमेंट, तो उसको कहते हैं लाबेले इंडिफरेंस, उसको कोई परवाह नहीं है अपनी इस इम्पेयरमेंट की, ठीक है। लाबेले इंडिफरेंस होगा इसमें। तो इसमें भी ट्रीटमेंट यही है। इस कन्वर्जन डिसऑर्डर में हमने क्रॉनिक बिहेवियरल थेरेपी करनी है या साइकोथेरेपी, ये दूसरा हम करेंगे, CBT एंड साइकोथेरेपी करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली कन्वर्जन डिसऑर्डर में यही हो रहा है कि न्यूरोलॉजिक फंक्शन मोर देन वन लॉस हो गया है विदाउट एनी डिफाइंड लेजन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसको हम ब्रिक्वेट सिंड्रोम भी कहते हैं, याद रखिए ब्रिक्वेट सिंड्रोम, ठीक है, नाम याद रखिए। इसमें होता क्या है कि मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम होते हैं जो बहुत से बॉडली सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इसका नाम है, इसको ब्रिक्वेट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो है ये फिजिकल सिम्टम मेडिकली अनएक्सप्लेन। तो इसके क्लिनिकल फीचर ये है कि वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है, लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री होती है इन वुमेन की, ठीक है। और मल्टीट्यूड ऑफ नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन होती है, अनहेल्पफुल ऑपरेशन पार्टिकुलरली हिस्टेरेक्टमी और कोलेसिस्टेक्टमी। ट्रीटमेंट इसमें कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट को सिंगल आइडेंटिफाइड फिजिशियन होना चाहिए एज ए प्राइमरी केयर टेकर, ताकि वो इंश्योर करे कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ना हो और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी अवॉइड किए जाएँ। तो ये है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, और बहुत से इनके जो है इन्वेस्टिगेशंस हैं, मल्टीपल लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है, मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिर्फ उनको फिजिकल सिम्टम होते हैं, तो उसको कहते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ब्रिक्वेट सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो नाम है ना, ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है या तो स्ट्रॉन्ग फियर होता है या बिलीफ होता है कि वन है सीरियस ऑफन फैटल डिजीज़, जैसे किसी को कैंसर है, एंड दैट फियर परसिस्ट डिस्पाइट अप्रोप्रिएट मेडिकल रीएश्योरेंस, के बावजूद वो उसका खौफ रह रहा है कि इसको कोई सीरियस या फैटल डिजीज़ है, कैंसर है, तो उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अब ये डिल्यूशनल इंटेंसिटी की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है, उसमें भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे और एंटी साइकोटिक्स देने होते हैं उनके लिए जो सफ़र करते हैं फ्रॉम डिल्यूशंस। देन आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो याद रखें कि इसमें बिलीफ होता है दैट वन इज़ डिसफिगर्ड इन सम वे, ठीक है। ऐसा बिलीफ मानना कि कोई जो है वो डिसफिगर है, किसी भी तरह से डिसफिगर्ड है। तो इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग ये वुमेन में होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, और इनमें कॉमन कंसर्न होते हैं इन्वॉल्व द फेशियल फ्लॉ, अटेम्प्ट करती हैं टू हाइड द एलिज्ड डिफॉर्मिटी, कॉन्स्टेंटली बार ये अपना मिरर चेक करेंगे, मैं सही लग रही हूँ, मेरा कौन सा फ्लॉ है, ये चीज़ सही है, ये गलत है। इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी ये सर्जरी कर दें चेहरे की, ये कॉस्मेटिक सर्जरी कर दें, ठीक है। और इनमें जो है ना इम्पेयरमेंट कॉजेज इम्पेयरमेंट इन द लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहलाता है उसकी। तो ये सारे जो हमने देखे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। अब उसके बाद एक और रहता है कि इसमें जो है फिर हम जो है ना बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में फिर हमें एसोसिएशन है कि पेशेंट को या तो एंजाइटी रहेगा, डिप्रेशन होगा, या फैमिली हिस्ट्री होगी किसी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की,
ठीक है। तो ट्रीटमेंट कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। अब आता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर ना ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कॉन्शियस प्रोडक्शन होती है साइंस की, यानी अपनी होश में है पेशेंट, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के जो है ऐसे साइंस और सिम्टम होंगे। दोनों मेडिकल भी हो सकते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके कॉन्शियस प्रोडक्शन कर रहा है, खुद वो ऐसा मेंटल डिसऑर्डर या मेडिकल डिसऑर्डर बना रहा है, तो उसमें कैसे जानबूझ के फैक्टिशियस कहेंगे। तो क्लिनिकल फीचर ये थे, इसमें प्राइमरी गोल हमारा ये होता है कि हम अज्यूम करें सिक रोल और एंड इवेंचुअली हॉस्पिटलाइजेशन हमने करना होता है। ये वुमेन में कॉमन है और हेल्थ केयर वर्कर में, ठीक है। ये टिपिकली डिमांड करते हैं कि इनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, तो हम भी इनको एडमिट करते हैं ताकि वो रीअश्योर हो जाए। अगर उनके टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो फिर हमने डॉक्टर को एक्यूज़ करती हैं या फिर उन पर लिटिगेशन लगाती हैं, थ्रेटन करती हैं, उन पर लिटिगेशन लगाती है कि भाई हमें आप बता दें कि हमें ये मसला है, हमारे घर वालों को इस तरह ये बता दें, ठीक है। तो जब इनको कन्फ्रंट किया जाता है तो इनको गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। उसमें मुंचौसन सिंड्रोम या मुंचौसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। देखिए, मुंचौसन सिंड्रोम सिवियर और क्रोनिक फॉर्म ऑफ फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट ना डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा रहा होता है सेम ही कंप्लेन लेके और परसुएड डॉक्टर्स टू रन टेस्ट, इनिशिएट ट्रीटमेंट एंड इवन सर्जरी। तो उसको कहते हैं मुंचौसन सिंड्रोम में सर्जरी करो, टेस्ट करवाओ, ये चीज़ें भाग रहा होगा डॉक्टर्स के पीछे, कंप्लेन करेगा, डिफरेंट हॉस्पिटल में एक ही कंप्लेन लेके जा रहे हैं। जो मुंचौसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी है, ये एक टाइप ऑफ फैक्टिशियस डिसऑर्डर है जिसमें केयर गिवर जो होते हैं ना, वो किसी और को इल बना देते हैं और उसका फ़ायदा ले रहे होते हैं, रोल ऑफ कंसर्न ऑन लुकर, ठीक है। प्रॉक्सी लगा, जिस तरह हम जो अटेंडेंस नहीं लगाते प्रॉक्सी, तो इस तरह ये अपने किसी को भी ऐसे बना के लेके जा रहे हैं कि हमारा ये जो है वो बीमार है, और फिर जो है उसके ऑन लुकर इन्जॉय कर रहे हैं, टेकिंग द रोल ऑफ कंसर्न ऑन लुकर, जो उसका देखभाल के लिए आया है तो उसको जो है वो उसके भी मज़े ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, टेकिंग द रोल। तो अच्छा, अब इसकी जो है ट्रीटमेंट पे आ जाएं तो मैनेजमेंट इसकी जेंटल होती है फैक्टिशियस डिसऑर्डर की, लेकिन फर्म कन्फ्रंटेशन करनी होगी, क्लियर एविडेंस ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ इलनेस के साथ कि आपने यानी जो है गलत बयानी की है, झूठ मूठ की इलनेस है, इस तरह से हम कन्फ्रंट करेंगे और उनकी फैब्रिकेशन ऑफ इलनेस जो है वो झूठ मूठ की इलनेस को बताएंगे और एविडेंस के साथ, और टुगेदर विथ एन ऑफ़र कि आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ऑफ़र भी करेंगे। तो ट्रीटमेंट यूजुअली डिक्लाइन होता है, बट रिकॉग्निशन ऑफ द कंडीशन मे हेल्प टू अवॉइड द आइट्रोजेनिक हार्म। तो इसको डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप फजूल के ट्रीटमेंट भी ना करें, तो उनको बताना भी और ये ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लिनिकल मेडिकल पर्ल है मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम, MUS क्या होता है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम। इसमें पेशेंट कॉशियसली कंट्रोल नहीं कर रहा होता अपने साइन और सिम्टम को, यानी ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर ही है, लेकिन अगर पेशेंट कॉशियसली कंट्रोल करेगा साइन एंड सिम्टम को किसी आइडेंटिफाइबल गेन के लिए, किसी फ़ायदे के लिए, अगर हाँ तो वो मेलिंगरिंग कर रहा है, लेकिन अगर आइडेंटिफाइबल गेन नहीं है तो फिर वो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है, ठीक है। तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर में प्राइमरी गेन यही होता है, अज्यूम करना कि मैं बीमार हूँ, सिक वाला रोल, इसमें कोई गेन नहीं है। मेन गेन यही है कि मैं बस बीमार हूँ, मुझे छुट्टी या तो मिल जाए। मेलिंगरिंग जो होती है ना, नहीं छुट्टी भी नहीं, बस ये कि मैं बीमार हूँ, अटेंशन सीकिंग, उसको फैक्टिशियस कह रहे हैं। जो मेलिंगरिंग है उसमें प्राइमरी गोल होता है कि पैसे लेना, मनी लेना, काम पे ना जाना, जॉब पे ना जाना, कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं उस सेंस में, ठीक है। तो मेलिंगरिंग एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये भी जो है वो झूठ मूठ की होती है, ठीक है। दैट्स इट। लास्ट रह गया ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग में हमें पता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय फेलियर टू मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी वेट, और फियर होता है और प्री ऑक्यूपेशन विथ गेनिंग वेट एंड अनरियलिस्टिक सेल्फ एवेल्यूशन एज ओवरवेट, यानी आईने में ऐसे देखेंगे मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ जबकि होंगी बहुत थिन लीन और बिल्कुल पतली सी, नॉर्मल बॉडी वेट भी नहीं होगा और खौफ होगा बस मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा तो फीमेल्स में ज़्यादा है। तो इनका वेट लॉस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है एनोरेक्सिया का कि इनका वेट लॉस हुआ होगा 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी BMI इनका 7.5 मिलीग्राम पर kg स्क्वायर से कम होगा। ये हाई कैलोरी फूड अवॉइड कर रही होंगी, इनको पिछले 3 माह से एमेनोरिया रहा होगा और इनका बॉडी इमेज डिस्टोर्टेड होगा। तो पेशेंट रिगार्ड देमसेल्फ एज अ फैट इवन व्हेन सिवियरली अंडरवेट, जब बहुत ज़्यादा वो सिवियरली अंडरवेट भी थी तब भी वो कहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा वेट थी। तो ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है। वेट लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, हाई कैलोरी नहीं खा रही, एमेनोरिया रहा है, डिस्टोर्शन अपने आप को अंडरवेट, जबकि अंडरवेट थी, ठीक है, वो डिस्टोर्ट कर रही थी बॉडी इमेज को कि मैं आई एम ओबीस। तो क्लिनिकल फीचर ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, 15 से 19 साल की ज़्यादातर
एज में। लेट ऑनसेट अगर होगा ना तो उसमें पुअर प्रोग्नोसिस होगी। इसमें होता ही है कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, और क्योंकि वो फूड ही नहीं ले रही, अवॉइडिंग द फूड अवॉइडेंस से बिंजिंग हो सकती है, साथ में पर्जिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगी, डायूरेटिक्स का यूज़ करेंगी, लेक्सेटिव का, ठीक है। एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं ये इसमें कॉमन अकम्पेंटमेंट्स होती हैं। डाउनी हेयर यानी लेनोगो इनके बैक, फोर आर्म और चीक्स पे डेवलप होंगे। सारे ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होते हैं। कार्डिक में इनको एरिथमियाज होंगे यानी साइनस ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, ईसीजी की एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी। हेमाटोलॉजिक में इनको अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया। एंडोक्राइन में इनको एमिनोरिया, सिक यूथायरॉइड स्टेट हो जाएगी, डिलेड प्यूबर्टी। जीआईडी में एलएफटीज एबनॉर्मल आएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। मेटाबॉलिक में यूरीमिया, रीनल कैल्कुला, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकेलीमिया फ्रॉम इमेसिस। तो मैनेजमेंट में इसमें हमने ना फैमिली बिहेवियर थेरेपी करनी होती है, और इसकी एफिकेसी जो है अमंग में एडोलेसेंट्स has efficacy among the adolescent but not the adult patient. Limited evidence for the effectiveness of cognitive behavior therapy, इसका इतना फ़ायदा नहीं है। साइकोट्रोपिक ड्रग का भी इतना फ़ायदा नहीं है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। बाकी एंटी डिप्रेशन जो है हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ दे सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन तब करेंगे जब सुसाइडल हो, डेथ का रिस्क हो फ्रॉम द सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। कंपल्सरी एडमिशन और रीफीडिंग, जिसमें ट्यूब फीडिंग वेरी ओकेजनली रीस्टोर की जाती है टू पेशेंट टू व्हेन द पेशेंट्स आर एट ए रिस्क ऑफ डेथ एंड अदर मेजर्स हैव फेल्ड, ठीक है। तो कंपल्सरी एडमिशन एंड रीफीडिंग। दैन बुलिमिया नर्वोसा है, ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें अब इसमें ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बिंज ईटिंग कर रहा है पेशेंट, और सेल्फ इमेज जो कि अनड्यूली इन्फ्लुएंस होती है बाय वेट। तो दो तरह के होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा जो बिंज ईटिंग करेगा, पर्जिंग बिहेवियर, फिर उल्टी आएगी बहुत सारी। दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा, दूसरा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें बिंज ईटिंग होगी लेकिन कोई पर्जिंग बिहेवियर नहीं होगा, उल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि बार बार रिकरेंट बाउट हो रहे हैं बिंज ईटिंग के, सेल्फ कंट्रोल नहीं है खाने पे ड्यूरिंग द बिंज, सेल्फ इंड्यूस्ड ही वॉमिटिंग हो रही है, पर्जिंग हो रही है, फिर उसको खुद ही निकाल देगा। डाइटिंग करेगा बिंजिंग के बाद, ज़्यादा खाएगा और उल्टी करके निकाल देगा उसको, ठीक है, कि ओबेसिटी वगैरह के दर से, तो वो खुद ही जो है निकाल देगी। तो ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन, 90%। बॉडी वेट इनका नॉर्मल होता है, अनलाइक द एनोरेक्सिया नर्वोसा इनमें वेट नॉर्मल ही रहेगा बुलिमिया में। इसमें मॉर्बिड फियर होता है फैटनेस का विथ डिस्टॉर्टेड ईटिंग बिहेवियर। साइंस ऑफ सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग क्या है, एक तो इनका पिटिंग इनेमल होगा, रुसल साइन हमें मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस मिलेगी, हाइपोकेली